हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्या कुल अकेडमी 24/7 के एक और धमाकेदार वीडियो में। प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने रासायनिक अपक्रिया और समीकरण वाला चैप्टर को शुरू किया है। इसका 3 लेक्चर हम लोग देखे हैं। तो ये हमारा आज लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम क्या देखेंगे, 2-3 कुछ नोट डाउन है जिसको हमने बताया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बाद क्या क्या करना है। उसके बाद हम लोग आगे आ जाएंगे। हमारा क्या रहेगा आज का टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो सबसे पहले हमने आप लोग के लिए एक क्वेश्चन दिया है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए कि BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस NaCl, इस समीकरण को आपको संतुलित करना है बिना किसी देरी के। फटाफट 1 मिनट के अंदर आप लोग करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। करिए आप लोग भी करिए, मैं भी करता। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, ये हमारा क्या है, अभिक्रिया के पहले वाले, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। और ये है अभिक्रिया के बाद का पार्ट, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो अभिकारक में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी तत्व के परमाणु हैं, सबको एक साइड नोट कर लेते हैं। और उत्पाद में जितने भी तत्व के परमाणु हैं, सबको एक साइड नोट कर लेते हैं। ये हमारा होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का पहला बेस्ट तरीका, ताकि हमें ये पता चल सके कि ये समीकरण पहले से बैलेंस है या फिर हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। तो सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारा क्लोरीन, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। बात करें इसके बारे में, ये कितना है, 1। ये कितना है, 2। ये कितना है, ये भी क्या है, 2। सल्फर कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 4। ठीक इसी प्रकार हम उत्पाद के तत्वों को भी नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेरिलियम है, क्लोरीन है, उसके बाद सोडियम है, सोडियम के बाद क्या है, सल्फर है, उसके बाद ऑक्सीजन है। इधर ये कितना है, एक ही है। ये कितना है, एक ही है। ये कितना है, ये भी एक ही है। ये कितना है, एक ही है। ऑक्सीजन कितना है, ये भी कितना है, 4। तो सबसे पहले हम मैच करेंगे यहाँ पे क्या क्या बराबर है। ऑक्सीजन ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन हमारा क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 4। यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ऑक्सीजन हमारे बराबर है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, सल्फर। सल्फर कितना है, 1 है। यहाँ सल्फर कितना है, 1। ये भी क्या है, आपस में बराबर है। दिक्कत कहाँ पर है कि यहाँ पे सोडियम कितना है, 2। और यहाँ पर सोडियम कितना है, 1। इसमें देखिए सोडियम कहाँ है, यहाँ है। अगर सोडियम को हमें 2 बनाना है, मान लीजिए हमारा ये NaCl लिखा है, इसमें हमें सोडियम को 2 बनाना है, तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि Na के आगे 2 लगा दिए उसके बाद ऐसे लिख दिए। अगर ऐसा कर रहे तो ये गलत है। हमने पहले ही बताया था कि समीकरण में छेड़छाड़ नहीं करना है, समीकरण के सूत्र में, फार्मूले में कोई भी दिक्कत नहीं करना है। तो करना क्या है, इसके सामने कोई भी ऐसा एलिमेंट रखेंगे जिसे हमारा क्या हो कि ये बैलेंस हो जाए। जैसे मान लीजिए NaCl है, Na को हमें कितना बनाना है, Na के यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है। अब अगर जो भी इसके सामने कोई भी अंक लेकर आएंगे, मान लीजिए 2 लेकर आए, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके 1 में होगा, तो Na कितना हो जाएगा, 2। बट हमने ये भी बताया, इस 2 का मल्टीप्लाई अगर आया है 2, इसका मल्टीप्लाई करवा रहे, तो ना कि सोडियम में होगा जबकि क्लोरीन के अंदर भी होगा। यानी कि पूरे फार्मूले के अंदर इस 2 का मल्टीप्लाई होगा। 2 का N में मल्टीप्लाई हुआ, Na कितना हो गया, सोडियम 2। और 2 का मल्टीप्लाई क्लोरीन में हुआ, तो यहाँ पर क्लोरीन भी कितना हो जाएगा, 2। तो अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें Na में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम कितना हो जाएगा, 2। बट 2 का मल्टीप्लाई Na के साथ साथ क्लोरीन में भी होगा, तो क्लोरीन भी कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर सोडियम कितना है, 2। सोडियम कितना है, 2। ये दोनों भी बात क्या हो गई, बन गई। यहाँ पर भी क्लोरीन कितना है, 2। और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2। ये भी क्या है, ओके है। बेरियम क्या है यहाँ पे, 1। यहाँ भी कितना है, 1। यानी कि अभी हमारा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस। तो आराम के साथ, बिल्कुल एकदम तसल्ली के साथ समीकरण को बैलेंस करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। एक एक करके अगर आप ऐसे करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो सब कुछ आसान होता जाएगा। कोई चीज़ दुनिया में कठिन नहीं होता, हम लोग हार मान लेते हैं।
लेकिन हार नहीं मानना है। कहते हैं ना कि वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारे तुम, वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, जीत अगर मुमकिन नहीं तो हर लड़ते लड़ते हारो तुम। तो मेरे भाई अगर जीत मुमकिन ही नहीं है तो अगर हारना ही है तो क्या लड़ते लड़ते नहीं हार सकते? कम से कम कोशिश करते तो हार जाए। तो पीछे नहीं, हार नहीं मानना है, करते रहना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ आसान होता जाएगा। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर हम कुछ नोट दिए हैं। क्या दिए हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बाद अंत में उनकी भौतिक अवस्थाओं को लिखते हैं। भौतिक अवस्थाओं को लिखने का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई भी हम, जैसे मान लीजिए समीकरण है हमारा, ये हमारा क्या है, लिक्विड है, ये हमारा क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड है। तो इसके सामने यहाँ पर देखिए हम एग्जांपल भी दिए हैं। यहाँ पर जो CO है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है एक गैस है। तो इसके सामने हम इसकी भौतिक अवस्था, यानी कि भौतिक अवस्था में क्या क्या हो सकता है, भौतिक अवस्था में ठोस हो सकता है। ठोस के लिए हम शब्द अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं सॉलिड, और सॉलिड के लिए लिखते हैं क्या, S। द्रव होता है, द्रव के लिए करते हैं लिक्विड, और लिक्विड को L से लिखते हैं। गैस के लिए G है। ऐसे अगर कोई जलीय विलयन है ना, कि उसके अंदर दो तीन चीज़ें मिले हैं लेकिन वो जल के जैसा नीचे बना हुआ है, तो उसके लिए हम एक्वस लिखते हैं और साइड में AQ से उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमारा क्या है, गैस है। हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है। तो इसके सामने हम छोटे से ब्रैकेट में क्या लिख दिए, गैस। अगर ये लिक्विड होता तो इसके सामने छोटे से ब्रैकेट में L लिख देते हैं। अगर ये जलीय विलयन होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसके सामने AQ लिख देते हैं। बट ये जैसा होगा उसी के हिसाब से उसकी भौतिक अवस्था को लिखा जाएगा। तो इसको इसके सामने और ये जो हमारा CH3OH बना है, ये हमारा क्या है, लिक्विड है, इसलिए इसको कोष्टक में L से लिख दिए हैं। अगला दूसरा पॉइंट क्या है नोट में, कि रासायनिक समीकरण में यदि, ध्यान से देखिए, रासायनिक समीकरण में यदि ताप, दाब या क्या हो, उत्प्रेरक हो, जैसे बहुत सारे होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमें उनको टेम्परेचर देना पड़ता है या फिर उनके ऊपर कुछ प्रेशर लगाना पड़ता है, दाब, जिससे वो रासायनिक क्रिया संभव हो सके। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, हम बाहर से हीट दे रहे हैं, यानी कि उष्मा दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, या फिर उसके ऊपर कोई प्रेशर लगा रहे हैं, या उसके ऊपर कोई उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया में परिवर्तन कर देता है। मान लो कोई दो चीज़ों को आपस में मिला रहे हैं तो रिएक्शन थोड़ा स्लो हो रहा है, तो उसके ऊपर अगर हम उत्प्रेरक रख दिए तो रासायनिक क्रिया वो फास्ट होने लगेगा। उत्प्रेरक का यही काम होता है, रासायनिक क्रिया को बढ़ावा देना ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। जैसे क्या है, अभी आप लोग घर पे नहीं पढ़ रहे हो, है ना, मस्त मौज कर रहे हो, खेल रहे हो, घूम रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ही पिताजी आए, उसके बाद क्या हुआ, आप फटाक से किताब लेकर बैठ गए। तो पिताजी क्या किए, उत्प्रेरक का काम किए। आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं तो वहां पर क्या हुआ, जैसे ही पिताजी को आपने देखा, किताब लेकर के बैठ गए, पढ़ने लगे, तो पिताजी क्या किए, उत्प्रेरक का काम किए ना, कि तुम पढ़ना नहीं चाहते थे, और जैसे ही उत्प्रेरक आए उसके बाद शुरू हो गए। तो यही होता है उत्प्रेरक का काम, किसी भी रासायनिक क्रिया को बढ़ावा देना, जल्दी जल्दी करवाना। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, या तो ताप आ रहा है या तो दाब आ रहा है, कोई प्रेशर लगा रहे हैं या कोई टेम्परेचर दे रहे, टेम्परेचर कितना दे रहे, 200 डिग्री केल्विन, 300 डिग्री केल्विन, 400, ऐसे। तो ये जो कुछ भी आता है, देखो टेम्परेचर जो होता है ये केल्विन में होता है या सेल्सियस में होता है। जैसे मान लो 300 डिग्री केल्विन, 50 डिग्री सेल्सियस। और जो दाब होता है इसको हम लोग देखते हैं ATM में, ATM माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे 300 ATM दाब है, 500 ATM दाब है। तो ऐसे लिखेंगे इसको, टेम्परेचर है तो ऐसे लिखेंगे, अगर प्रेशर है तो ऐसे लिखेंगे। और अगर कोई उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होता है, जो भी हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी, तो उसका जो हमारा डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो किस तरह व्यवहार करते हैं, वो हमारा उत्प्रेरक की तरह, कैटालिस्ट की तरह व्यवहार करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो ये सब अगर आ रहे हैं तो तीर के ऊपर, यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, तीर है, तीर के ऊपर या नीचे हम रख देते हैं। यहाँ पे क्या है, ये ATM यानी कि ये क्या है, दाब है। टेम्परेचर भी आ सकता है, ताप भी आ सकता है, ताप को भी इसी के ऊपर रखेंगे। अगर कोई कैटालिस्ट आ रहा है यानी उत्प्रेरक आ रहा है तो भी इसी तीर के ऊपर रखेंगे। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। इसके बाद तीसरा देखते हैं कि रासायनिक क्रिया के दौरान यदि गैस उत्सर्जित हो या अवक्षेप बने तो उसे क्रमशः तीर ऊपर व नीचे से दिखाते हैं।
रासायनिक क्रिया कर रहे हैं, दो चीज़ों को आपस में मिला रहे हैं, तो रासायनिक क्रिया के बाद जो तीसरा नया प्रोडक्ट बन रहा है वो गैस बन के क्या हो रहा है, उड़ जा रहा है। गैस बन के क्या हो रहा है, उड़ जा रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है, जिसे मान लीजिए ये हमारा रासायनिक क्रिया करवाएं, ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए दो चीज़ों को आपस में मिला रहे हैं, ये ए है और ये बी है, दो चीज़ों को आपस में मिला रहे हैं, तो दोनों मिल करके आपस में क्या होगा, यहाँ तली के नीचे बैठ जाएंगे, यहाँ से नीचे बैठ जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। और ये जो तली में बैठा है इसको हमने नाम दिया ए बी। क्या नाम दिया, ए बी। ए बी जो अवक्षेप है ये इस पूरे रासायनिक क्रिया के दौरान नीचे जा करके तली में, जो हमारा बर्तन है, बर्तन की तली में क्या हुआ, बैठ गया। तो जो अवक्षेप बना है ये अवक्षेप का नाम क्या है, ए बी। तो अगर हम रासायनिक समीकरण के रूप में इसको लिखेंगे तो ए बी के नीचे हम क्या करेंगे, ए बी के नीचे ऐसे एरो का निशान लगा देंगे। ये एरो ये बताता है, एरो क्या बताता है कि इस रासायनिक क्रिया में ये जो ए बी मटेरियल है ये नीचे अवक्षेप के रूप में बैठ गया है। हमारा तीर का निशान अगर नीचे है तो यही बताता है, फिर से बता रहा है कि जो हमारा ए बी हमारा मटेरियल उत्पाद बना है ये उस पूरे बर्तन की तली में नीचे जा करके अवक्षेप के रूप में बैठ गया है। यही किसका काम होता है, तीर नीचे दिखाने का। इन केस मान लीजिए अगर कोई भी मटेरियल हमारा इसमें से गैस बन करके निकल रहा है, ये गैस बन करके मान लो निकल रहा है, इसको हमने नाम दिया क्या, ये क्या है, सी। क्या नाम दिया, सी। ये गैस बन के निकल रहा है, तो अगर ये सी गैस बन के निकल रहा है, ऊपर निकल रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ऐसे जो भी रासायनिक समीकरण में सी को जहाँ रखेंगे, तो सी को जहाँ रखेंगे उसके सामने तीर का निशान ऐसे लगा देंगे। ये तीर का निशान ऊपर क्या बताता है, ऊपर क्या बताता है कि ये गैस का उत्सर्जन हो रहा है। तो सी का मतलब क्या है, गैस उत्सर्जित, गैस उत्सर्जित। तो अगर अगर हमारा किसी भी रासायनिक क्रिया करते समय ऊपर गैस निकल रहे हैं, ऊपर गैस निकल रहे हैं, तो जो गैस निकल रहा है, मान लो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, क्लोरीन गैस निकल रहा है, तो मान लो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे हाइड्रोजन और उसके सामने ऐसे तीर का निशान ऊपर। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा हाइड्रोजन गैस जो है वो रासायनिक क्रिया होने के बाद ऊपर की तरफ ऐसे निकल रहा है। अगर नीचे तली में बैठ गया है, नीचे मान लीजिए हमारा बर्तन के नीचे तली में बैठ गया है, तली के अंदर अगर बैठ गया है तो हमारा क्या है, अवक्षेप बन गया। अगर वही रासायनिक क्रिया होने के बाद वो गैस के रूप में ऊपर निकल रहा है, गैस के रूप में ऊपर निकल रहा है, तो उसके सामने तीर का निशान ऊपर रख देंगे। किसके सामने, जो गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो हाइड्रोजन के सामने तीर का निशान ऊपर, और अगर क्लोरीन गैस निकल रहा है तो क्लोरीन गैस के सामने तीर का निशान ऊपर। कोई चीज अवक्षेप नीचे बन रहा है तो जो अवक्षेप बन रहा है उसका सूत्र लिख करके उसके सामने तीर का निशान नीचे की तरफ ऐसे रख देंगे। यही होता है हमारा अवक्षेप और गैस का उत्सर्जन। तो उम्मीद करते हैं ये जो तीनों पॉइंट है जो हमने नोट कराया है इसको आप लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद अच्छे से समझ लेंगे। और कोई दिक्कत की बात होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, मैं इसका शॉर्ट बना करके 1 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक समझा दूंगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मेरे भाई, इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, संयोजन अपक्रिया, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए शब्द से ही पता चल रहा है संयोजन। संयोजन का मतलब कि जुड़ करके कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसी अपक्रिया, ध्यान से सुनना, ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके, क्या मिल रहे हैं, अभिकारक, किससे, दो से अधिक। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बना रहे हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके, देखिए ये दोनों क्या है, अभिकारक, ये दोनों क्या है, अभिकारक। दो से अधिक भी हो सकते हैं, यहाँ पर दो ही है, मान लीजिए हम 3 अभिकारक ले लिए, तो ये तीनों अभिकारक मिल करके एक ही नया पदार्थ बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया। यानी कि जुड़ करके ये तीनों आपस में मिलेंगे तब इसका निर्माण करेंगे, यानी संयोग कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो परिभाषा फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के केवल एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। लिखिए आप लोग हमारे साथ साथ, साथ में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। लिखो, जब दो या दो से
जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर मिलकर एकल एकल माने सिंगल ओनली वन एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं तो उसे वही कहते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग लिखते रहिए हमारे साथ साथ, हमसे जल्दी भी कर लिए तो भी चलेगा। तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त है। इसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। लिखिए फटाफट बिना किसी देरी के। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए दो चीजें हैं, ये हमारा क्या है ए है और ये क्या है बी है। ए और बी आपस में मिल रहे हैं, दोनों मिल करके तीसरा पदार्थ बना रहे हैं, वो भी क्या है अकेला। तो ए और बी मिल करके सी जो नया प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ए और बी आपस में मिल रहे थे, डायरेक्ट ए बी नहीं लिख सकते। बिल्कुल मेरे भाई, आपका कहना जायज है, मैं मानता हूँ, बट अभी समझा रहा हूँ। हमने क्या बताया था रासायनिक अभिक्रिया के पहले ही चैप्टर में बताया था, पहले ही लेक्चर में, ये दोनों क्या है अभिकारक, ये दोनों क्या है अभिकारक और ये क्या है उत्पाद। हमने क्या बताया था जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके कोई तीसरा नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये दोनों जो भी इनका क्वालिटी होगा, इन दोनों के क्वालिटी जब आपस में मिलेंगे ये दोनों, तो इनका जो गुण होगा इसके गुण से एकदम अलग नहीं होगा। क्या सी वाला नया नहीं होगा, होगा ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो भी तो हमारा क्या है अभिक्रिया हो रहा है, रासायनिक क्रिया हो रहा है कि ये दोनों का जो गुण है आपस में मिलेंगे तो जो ये बन रहा है इसका गुण इन दोनों के गुण से एकदम अलग है, इसलिए उसको हमने सी रखा है। ऐसे भी हो, मान लीजिए तीन प्रोडक्ट हैं P प्लस Q प्लस R, ये तीनों भाई मिल करके अपना एक नया मटेरियल बना रहे हैं, इसको हमने क्या नाम दें, मान लीजिए जेड नाम दे दिया। तो पी क्यू आर आपस में मिल करके क्या बना रहे हैं जेड बना रहे हैं, यानी कि ये जो तीनों का गुणधर्म है इसके गुणधर्म से जेड का गुणधर्म एकदम अलग है और तीनों मिल करके कितना बना रहे हैं एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमने पहले बताया कि तीनों आपस में जुड़ करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, दोनों आपस में जुड़ करके एक नया मटेरियल बना रहे हैं। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके, ये अभिकारक ही ना है, ये दोनों क्या है अभिकारक है। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके केवल सिंगल एकल उत्पाद बना रहे हैं। कितने हैं, दो है, तीन है, चार है, पांच है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घर परिवार पूरा मिल जाओ, लेकिन ये बंदा बनेगा अकेला। पूरा गांव भर मिल करके एक ही मटेरियल बना रहे हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है, लिखिए पानी वाला निर्माण है हमारा, जल का निर्माण। तो एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल है H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 गिव्स आउट क्या है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। क्या है H2O। हमने क्या बताया था ये क्या है हाइड्रोजन है, ये क्या है ऑक्सीजन है। अगर हम इनके भौतिक अवस्था को लिखना चाहें, जैसा कि हमने इसके बारे में आप लोगों को बताया है, इसके बारे में आप लोगों को बताया है, तो यहाँ पर काहे नहीं करेंगे, हर जगह नहीं करेंगे लेकिन कहीं कहीं पर कर लेते हैं। कहाँ इतना टाइम अपने पास करने के लिए, आगे बढ़ना है ना।
मान लीजिए हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है। तो हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, दोनों मिलकर के जो बना रहे हैं, ये हमारा जल जो बना, ये हमारा क्या है, लिक्विड। तो क्या इन दोनों से ये अलग नहीं है? बिल्कुल अलग है। पहले दोनों गैस थे, बाद में मिलकर के ये लिक्विड बन गया। हाइड्रोजन का अपना अलग स्वाद है, ऑक्सीजन का अपना अलग स्वाद है, दोनों से मिलकर के जो जल बना, जल का एकदम से अलग स्वाद है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कौन सा है, संयोजन अपक्रिया। एक और है अमोनिया का निर्माण। दूसरी बात, बैलेंस कौन करेगा? बैलेंस करके देख लेते हैं। बैलेंस भी करना जरूरी है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, इसको बनाना है 2, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ऑक्सीजन 2 नहीं बन गया? बन गया। बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बना और 2 दूना हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो अगर यहाँ हाइड्रोजन 4 है और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इसके सामने 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 दूना हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 4। अभी हमारा समीकरण क्या है, बैलेंस है। ऐसे बैलेंस करते भी चलना है। अगला हमारा एग्जाम्पल है अमोनिया का निर्माण। N2 plus H2 gives NH3. N2 plus H2 gives NH3. अब यहां पर देखो बैलेंस है क्या, बैलेंस करो फटाफट। N कितना है यहाँ पर, 2, यहाँ कितना है, 1। सीधी सी बात है, 2 बनाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे, दूसरा मार्क कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नाइट्रोजन कितना हो गया, 2। बस इस 2 का मल्टीप्लाई नाइट्रोजन में थोड़ी ना होगा, हाइड्रोजन में भी होगा। तो 2 तिया ये कितना हो गया, 6। और हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2। अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 दूना ये भी कितना हो गया, 6। अभी हमारा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस। ये दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, एक लिख रहे हैं। दो और एग्जाम्पल नंबर 1 है। आप लोग फटाफट इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, एक बहुत ही खतरनाक हमारा एग्जाम्पल है, जिसका हमने हमारे बुक में एक्टिविटी भी दिया है। एक्टिविटी 1.4 यानी कि क्रियाकलाप 1.4, उसको देखते हैं। तो इस समीकरण को जो हम बताने जा रहे हैं, इसको आप लोग स्टार बना के रखिए, क्योंकि इसी में सब कुछ खजाना छिपा हुआ है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O gives out CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस, उसके बाद प्लस में कुछ हीट रिलीज होगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊष्मा। ठीक है, इसको करने के पहले हम एक्टिविटी 1.4 देखते हैं, क्रियाकलाप 1.4 देखते हैं, क्रियाकलाप 1.4 देखते हैं। तो कहाँ पे देखें, इधर ही साइड में देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.4, तो इसको देखते हैं आगे। तो हमारा क्या होगा, इस एक्टिविटी में हम करने क्या वाले हैं, हम ऐसे एक लेने वाले भगोना, भगोना नहीं है, इसको बोलते बीकर। ये तो साधारण गांव के भाषा में बोलो भगोना ले लो, भगोना। ये भगोना नहीं है, ये क्या है, बीकर है। ठीक है, इस बीकर में हमने क्या भर के रखा है, पानी। क्या भर के रखा है मेरे भाई, पानी। कुछ करना नहीं है, इस बीकर में हमने पानी भर के रखा है। तो पहले क्या है इसमें, ये क्या है हमारा H2O। बाद में क्या किया हमने, इसमें चूने का पत्थर डाल दिया। चूना जो होता है ना, खड़ा वाला चूना जो मार्केट में मिलता है, आप लोग देखे होंगे कि मार्केट में इतना बड़ा बड़ा ऐसे कड़क टाइप का चूना आता है, उसको बाद में घर पे ला करके पानी में डाला जाता है, उसके अंदर बहुत मज़ा आता है। पहले ऐसा किया जाता है, उसके बाद में वो दूसरा चूना बनता है। तो यहाँ पे क्या है,
तो इसके अंदर हम क्या डालते हैं, बाहर से हम डालते हैं, बाहर से क्या डालते हैं, CaO, ये चीज़ डालते हैं। इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्विक लाइम। तो ये क्या है, हिंदी में ही जानो, आप लोग हिंदी मीडियम के हो। तो ये क्या है, बिना बुझा चूना, बिना बुझा हुआ चूना है, पानी में डालेंगे बुझ जाएगा। तो ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइन। QUIC की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, QUICKLIME। ओके ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जल। जल के अंदर हमने क्या डाला, CaO। जल के अंदर जैसे हम CaO डालेंगे, CaO डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बाहर से इस बर्तन को जैसे ही हम टच करेंगे, हाथ लगा करके ऐसे इस बर्तन को टच करेंगे, तो ये बर्तन जो बाहर से होगा ये क्या हो जाएगा, हीट। क्या हो जाएगा, हीट। यानी कि इसके अंदर कुछ हीट उत्पन्न हो जाएगा, कुछ गर्म हो जाएगा ये बर्तन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कुछ है नहीं, नहीं तो मैं दिखाता आपको कि एक हमारा बीकर है, इसके अंदर हम पहले से पानी भरे हैं। पानी भरने के बाद इसमें से बिना बुझा हुआ चूना CaO डाल दिए। तो जैसे उसको डालेंगे उसके अंदर होगा रासायनिक क्रिया, और रासायनिक क्रिया के बाद जो बर्तन का तली रहेगा साइड से, अगर हम उसको टच करेंगे, उसको साइड से ऐसे टच करेंगे, तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा कौन सा अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया है। तो इसमें हुआ क्या, इस रासायनिक क्रिया में ये CaO क्या है, हमने आपको पहले ही बताया कि CaO क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा चूने को, बिना बुझे चूने को हमने किस में डाला, पानी में। तो जैसे ही पानी के अंदर गया तो हमारा चूना क्या हुआ, बुझ गया। तो ये जो हमारा बना है ये क्या है, बुझा हुआ चूना। और साथ साथ में क्या निकला हमारा, कुछ हीट भी निकला, उष्मा भी निकला। तो अगर हम बात करें इसका नाम, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है, रासायनिक नाम भी लिखते चलेंगे। ये हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारा जल है। और ये जो बन करके ना आया है हमारा बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने ध्यान से सुना, फोकस, कि जब बिना बुझे चूने को बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ क्रिया कराया जाता है। सुनना ध्यान से, रासायनिक क्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ जब रासायनिक क्रिया कराया जाता है तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ में कुछ हीट रिलीज होता है। ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, संयोजन क्रिया का। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए ये रासायनिक क्रिया कर रहे हैं, ठीक है भैया, कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम रासायनिक क्रिया कर रहे हैं, रासायनिक क्रिया कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, हीट निकल रहा है ना, हीट निकल रहा है कि नहीं मेरे भाई, बताना, हीट निकल रहा है ना। तो अगर हीट निकल रहा है, हीट निकल रहा है, तो इसको हम एक रासायनिक क्रिया नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी अपक्रिया का मतलब क्या है कि अगर हमको दो चीजों को आपस में मिला रहे हैं, तो मिलाने के बाद उष्मा निकल रहा है, ले नहीं रहा है, उष्मा निकल रहा है। तो अगर उष्मा उत्सर्जित हो रहा है, बाहर उष्मा निकल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी अपक्रिया। तो यहाँ साइड में आप लोग लिख लीजिए एक हेडिंग लगा करके, उष्मा क्षेपी अपक्रिया। उष्मा क्षेपी क्या यार,
उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे? लिख लीजिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है, सीधी सी बात है, जिसमें क्या होता है, उष्मा निकलता है। तो लिख लो ऐसी रासायनिक क्रिया, मैं दूसरा मार्कर लेता हूं, ऐसी रासायनिक क्रिया ऐसी रासायनिक क्रिया जिसके दौरान ऐसी रासायनिक क्रिया जिसके दौरान उष्मा उत्सर्जित होती है, यानी कि उष्मा बाहर निकलती है। तो अगर उष्मा उत्सर्जित हो रहा है, उष्मा बाहर निकल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक रासायनिक संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत ये जो हम एग्जाम्पल करवाएं और इसके अंदर जो हमारा नया निकल गया है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। दो चीज़ों को आपस में मिलाने पर अगर उष्मा निकल रहा है तो वहाँ पर कौन सा अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि वहाँ पर उष्मा बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट रहेगा, कोई चीज़ बात समझ में नहीं आया है, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में फिल करिएगा। उसको हम पहले ही बताए हैं, 1 मिनट का शॉर्ट डाल करके आप लोग का पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इस समीकरण को हम उठाते हैं, इसके बाद इसका और कुछ पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तब तक के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। और बाकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अगर समझ में आता हो, हमारा मेहनत सफल लगता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, थोड़ा आगे बढ़वाइए, है ना? क्योंकि जैसे जैसे आगे इम्प्रूव करते जाएंगे, आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें करते जाएंगे। तो वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करिए, लाइक वाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलिए। अगर नए हैं तो फिर जुड़ जाइए इस परिवार से, बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, ठीक है? तो हमने इसके बारे में उष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में बता दिया। इस रिएक्शन को हम अगर इधर पोस्टमार्टम करने वाले हैं, इसी रिएक्शन को CaO प्लस का H2O गिव्स आउट क्या बना? CaOH का होल ट्वाइस प्लस का हीट। अब ये जो हमारा बना है, ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है। और ये क्या? हमारा जल है। इसको मिलकर के हमने ये बनाया, ये बना हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर से बोलो, क्या बना? क्या बना? अरे बोल दो, क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मेरे भाई एक मजे की बात बताएं, आप लोग देखते होंगे शादी विवाह में घर पे बाहर से कोई भी, जिसको चूना बोलते हैं गांव में, चूना लेकर आएंगे, उसके बाद उसको भिगाएंगे, भिगाने के बाद उसको एक ब्रश से लेकर के दीवार पे पेंट करते हैं ना। तो जो हम लाते हैं मार्केट से, वो रहता है ये CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम मार्केट से लाते हैं, पानी में मिलाते हैं, पानी में मिलाने के बाद उसको बरस से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, तो उसको बरस से निकाल करके पूरी दीवार पे क्या करते हैं? पेंट करते हैं, चूना लगाते हैं। अरे चूना नहीं लगाते, चूना लगाते दीवार पे, ना कि किसी को चूना लगाते हैं, ऐसा नहीं बोलना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा है, इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग कहाँ होता है? लिख लो मेरे भाई, दीवार सफेदी करने में।
दीवार को सफेदी करने में, चूना लगाने में इसका काम होता है। अब होगा क्या, चूना लगाने के बाद आप लोग देखते होंगे कि दीवार एकदम चमक उठता है, कितना बेहतरीन सा चमक आ जाता है ना। कैसे आता है आप लोग को पता है कि हमने दीवार पे चूना लगाया, कुछ दिन बाद एकदम चमचमाता हुआ, किसकी वजह से होता है कि ऐसा हो जाता है। स्टार्टिंग में अगर हम दीवार में पेंट करें, चूना लगाएं, तो क्या उतना चमक आएगा? स्टार्टिंग में नहीं आएगा। आप लोग जब दीवार पे ऐसे पेंट करेंगे ना, तो लगेगा ये तो पानी लग रहा है, बट वो पानी नहीं होता। क्या होता है, कैसे उसमें चमक आ जाता है बाद में, इसको देखते हैं। ये हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा क्या है, दीवार को सफेदी करने के लिए उपयोग होता है। इसको हमने उसमें ब्रश से निकाला, उस दीवार पे लगा दिया। अब ये क्या करेगा, हमारे वायुमंडल में कौन कौन सा गैस है? बात करें वायुमंडल में, वायुमंडल में क्या है? हाइड्रोजन। एक मिनट, वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन। कितना है? 78%। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। कितना है? 21%। CO2 कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, है ना। तो ये जो CO2 गैस है, ये CO2 गैस क्या करेगा, इसके साथ क्रिया करेगा। तो CO2 गैस अगर इसके साथ क्रिया करेगा तो बाद में क्या बनाएगा, तो जो हमारा चूना है, चूने को जिसको हम दीवार पे लगा दिए हैं, वो दीवार पे लगा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब क्या करेगा, ढूंढेगा। किसको ढूंढेगा मेरे भाई? जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड घूम रहे हैं। कहे तुम आओ, हम तुम्हारे साथ क्रिया करें। तुम्हारे साथ क्रिया करने के बाद दीवार पे चमक चमक दे दें, और चमक देने के बाद हम अपना एक पतला परत बना लें, पतला ऐसे पपड़ी बना लें, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम देते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको CO2 से जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? CaCO3। और ये हमारा पहले क्या था? ये हमारा था, ये हमारा क्या था? ये हमारा क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या था हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CO2 से क्रिया किया, इसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हिंदी में लिख देते हैं, रुक जाइए। ये हमारा क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया किया तो हमारा क्या बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाया? कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। एक बार हम देख लेते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में जल बनाएगा, तो प्लस में क्या बनाएगा? जल, यानी कि H2O। तो हमने क्या समझाया कि जो हमारा पहले कैल्शियम ऑक्साइड था, जिसको हम मार्केट से ला रहे थे, खड़ा वाला चूना, उसको हमने पानी में मिलाया। पानी में मिलाने के बाद वो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, उसको हमने ब्रश से उठाया और दीवार में लगाने, और दीवार में लगाने के बाद यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में जो CO2 गैस है उसके साथ क्रिया किया, और उसके ऊपर एक पतली परत बना दिया। हमारे दीवार के ऊपर पतली परत 2 से 3 दिनों के अंदर बन जाता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। यही परत जो हमारा अंडा होता है ना, मुर्गी का अंडा, उसके ऊपर भी वही परत होता है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो उम्मीद करते हैं इसके बारे में पूरा समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया। फिर से वही बात, मैंने उसको दोबारा 1 मिनट में पूरा समझा के बता देंगे। बस आप लोग कमेंट करिए, कोई चीज़ समझ में अगर नहीं आया है तो। समझ में आया है तो अच्छे से नोट करिए, उसके बाद पढ़िए, समझिए, सीखिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारा जो रासायनिक संयोजन अभिक्रिया है, इसका हमने एग्जाम्पल तो बता दिया। ये हमारा कहाँ होता है? दैनिक जीवन में। कुछ और एग्जाम्पल है जहाँ पे हमारा क्या होता है, ये संयोजन अभिक्रिया संपन्न होता है, उसको आगे देखते हैं। तो लिख लीजिए, संयोजन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण। बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट टू पॉइंट लेकर चल रहे हैं, इतना डिटेल में कहीं कोई पढ़ाएगा नहीं।
संयोजन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण। संयोजन अभिक्रिया की क्या कोई और उदाहरण है? जी बिल्कुल, इसमें हमारा पहला है श्वसन, तो ये हम जिसको बारे में हमने बताया। उसके बाद प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन का मतलब जो हमारा CH4 होता है ना, मेथेन, तो इसको मैं पहला लिख लो, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन। तो प्राकृतिक गैस यानी कि हमारा क्या है, CH4 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ये ना बनेगा, यही ना बनेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं, जल बन रहा है, सॉरी, क्या बन रहा है, जल। और जल बनने के साथ साथ कुछ क्या हो रहा है, सॉरी, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी इसके साथ साथ क्या होगा, कुछ ऊर्जा निकलेगा। अगर हम बात करें प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस यानी कि हमारा जो हमारा मेथेन है, मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम जलाते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कुछ जल बनता है, और कुछ क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, इसको अगर हम बैलेंस करना चाहें, क्या बैलेंस है, आप लोग चेक करिए एक बार, बैलेंस कर लो फटाफट। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, एक, यहाँ कितना कार्बन, कार्बन यहाँ कितना है, एक, यहाँ कितना है, एक, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, दो, दो और एक, तीन, और यहाँ कितना है, दो है। बात तो फंस गई। एक काम करो, हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, चार, यहाँ कितना है, दो, दो से अगर मल्टीप्लाई करें तो हाइड्रोजन कितना हो गया, चार, दो से ऑक्सीजन में क्रिया की है तो ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया, दो, यहाँ दो, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, चार। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम यहाँ दो से मल्टीप्लाई करें तो दो दूना चार, ऑक्सीजन कितना हो गया, चार, हाइड्रोजन कितना है, चार, और कार्बन कितना है, एक, यहाँ कार्बन कितना है, एक। बात हमारा ओके है। तो ये हमारा समीकरण अब क्या हो गया, बैलेंस। ऐसे फटाफट बैलेंस भी कर लिया करिए, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा एग्जाम्पल है श्वसन। श्वसन, श्वसन भी हमारा कैसा है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस मार्कर को मैं रख ही देता हूं। अगला क्या है, श्वसन। हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी में क्या जाता है, श्वसन है। श्वसन के बाद हमारा क्या है, श्वसन के बाद हमारा है साग सब्जियों का टूट करके कंपोस्ट बनना। अभी इसको बताते हैं, ये आप लोग देखे भी होंगे। साग सब्जियों का टूटकर कंपोस्ट माने खाद, फर्टिलाइजर। आप लोग कभी ऐसा देखे हैं कि जो हमारा खाने पीने वाला चीज होता है, जैसे साग सब्जी, हरा सब्जी, साग मान लो, साग आप लेकर जाओ आज, उसको बांध करके ऐसे ही रखे रहो, 2-3 दिन बाद खोलोगे तो उसमें से हीट निकलेगा, ऐसा होता है। घास में भी होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा संयोजन अभिक्रिया का। घास भी, घास को अगर आप लोग, हरा चारा है उसको काफी दिन तक ऐसे लपेट के रखे रहेंगे तो क्या होगा, उसमें से हीट निकलेगा। गांव में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ये चीज के लिए, कि अगर आप उसको ऐसे रखे हैं, हरा चीज है, कोई भी हरा मटेरियल, उसको आप रखे हैं तो उसके अंदर हीट निकलने लगेगा 2 से 3 दिन बाद। तो एक इसका एग्जाम्पल हमारा संयोजन अभिक्रिया का। श्वसन के बारे में बात करें कि श्वसन में हमारा क्या होता है, इसका हम रिएक्शन अगर देखें श्वसन का, तो श्वसन में होता है क्या है, ये हमारा C6H12O6, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ब्रेक डाउन करते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, CO2 बनता है,
और प्लस में H2O बनता है, और प्लस में कुछ क्या होता है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा रिलीज होता है। हमने क्या किया कि यहाँ पर जो हमारा होता है क्या बोलता है ग्लूकोज, उसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेक डाउन करते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो ब्रेक डाउन करते हैं तो CO2 बनता है, जिसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, और फिर क्या बनता है, जल और हमारा ऊर्जा, जिसको हम लोग काम में ले लेते हैं। तो अगर हम इस समीकरण को बैलेंस करना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ कार्बन कितना है 6, यहाँ कितना है 1। तो यहाँ पर अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो कार्बन कितना हो गया 6, और ऑक्सीजन 6 दूना कितना हो गया 12। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ कितना है 12, और यहाँ कितना है 2 है। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दें तो 6 दूना कितना हो गया 12। तो ऑक्सीजन 6 यहाँ और 6 दूना 12 यहाँ, ऑक्सीजन कितना हो गया 12 6 18। ऑक्सीजन यहाँ कितना है देख लीजिए, 6 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर 8। अगर हम यहाँ पर 6 से बात करें, 6 से मल्टीप्लाई, 6 दूना कितना हो गया 12, और 12 6 कितना हो गया 18। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 18। कार्बन कितना है 6, कार्बन कितना है 6, बात बराबर है। हाइड्रोजन कितना है 12, हाइड्रोजन 6 दूना कितना हो गया 12। यानी ये हमारा समीकरण अब क्या हो गया, बैलेंस। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा संयोजन अपक्रिया यहाँ पर समाप्त होता है। इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा आता है वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया आज हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हमने बहुत डिटेल में एक एक लेक्चर को, एक एक क्लास को इतना डिटेल लेकर चल रहे हैं कि शायद ऐसा कोई बता भी ना सके, क्योंकि हमने एक एक पॉइंट टू पॉइंट NCERT का जो लाइन बाय लाइन है उसको हमने उठाया है। एक भी पॉइंट हमने कहीं पर यहाँ पर छोड़ा नहीं है। तो आप लोग इसको अच्छे से एक एक करके नोट डाउन करिए। लेक्चर मानते हैं 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर ज़्यादा हो जाएगा, बट हमने एक एक पॉइंट को पूरे साल सीखते चलना है, छोड़ना नहीं है। चाहे तो हम ये सब भी स्किप कर सकते हैं, बट क्या है, स्किप करने से कोई मतलब निकलेगा नहीं। आप लोग एक एक पॉइंट को नोट करके चलो, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर आप लोग क्या करने आए, पढ़ने ही आए हैं ना। तो पढ़ने ही आए हैं, अभी हमारे पास पूरा साल है। ऐसा नहीं है वन शॉट सीरीज दे करके पूरा चैप्टर फिनिश कर दें। चैप्टर फिनिश करना होता तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। तो आप लोग क्या करो, एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट करो, हमारे साथ साथ मेहनत करो। अगर हम आपको पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग अपना रिजल्ट बनाने के लिए मेहनत नहीं कर सकते, करना पड़ेगा। बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत ज़्यादा फ़ोन है ना, फालतू चीज़ों के लिए नहीं यूज करना, नहीं तो जिसके साथ आप लोग दिन रात अभी लगे हुए हैं ना, कोई काम में आने वाला है नहीं। ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे ये लोग, कि जिसके साथ आपको लग रहा है कि मुझे बहुत चाहता है, बहुत चाहती है ना। ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाओगे, किसी काम का रहोगे नहीं। इसलिए अभी इन सबसे दूरी बनाओ। अभी हमारा फोकस केवल किसके ऊपर है, स्टडी के ऊपर है। बाकी ये सब कोई काम में आने वाला नहीं है। जिसको आप लोग मान रहे हो ना कि मेरे लिए जान तक दे सकता है, वो आपको 10 रुपया नहीं देगा। आने वाले समय में आप लोग को एक एक रुपए के लिए तरस जाना पड़ेगा अगर आप लोग कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप लोग अपने आप को बेहतर बनाइए। कहते हैं ना कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। तो खुद को बना इस कदर की, तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। तो अपने आप को इतना काबिल बना लो कि लोग तुम्हें पाने के लिए तरसे, है ना। दूसरे के पीछे भागना नहीं है। लड़के लोग क्या करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। बताओ कितने गिरे हुए हैं कि तुम नहीं मिली तो हम मर जाएंगे, ये वो। काहे मर जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये सब बेवकूफ़ी नहीं करना है। अरे धरती वीरों से खाली नहीं है। कहते हैं ना, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और। किसी के पीछे भागो मत, जो भागा जान दो। कोई कहे हम छोड़ के चले जाएंगे तुमको, निकल तुरंत, अभी अभी निकल, है ना। उसको ले जाके छोड़ो, चलो मैं पहुंचा देता, जाओ। तो जो भागे उसके पीछे नहीं भागना है। कुछ भी कर लो, बस दिमाग को स्थिर रखना है। अभी आप लोग छोटे हैं, मानता हूं मैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग माइंड डेवलप होगा, उसके बाद धीरे धीरे आप लोग मेच्योर हो जाएंगे। बाकी इस बहकावे में नहीं आना है किसी के, कि चलो, है ना, ऐसा नहीं करना है। समझदारी से काम लेना है। बाकी कोई दिक्कत हो तो हमको बताओ, जाओ। कोई छोड़ के जा रहा है बोल दो, जाओ। विकास सर बोले इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी कोई अगर कुछ सॉरी, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो हमको बताओ। विकास सर मना किए हैं कि लड़कियों की तरफ मत देखना, इनसे बातें मत करना, ठीक है। हम तो झेल ही लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट डाउन करिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। बाकी
इसका हम 1 मिनट का शॉर्ट अपलोड करवा देंगे, पूरा 1 मिनट में रिवीजन करवा देंगे। आप लोग इसको कॉपी में नोट करिए। उसके बाद कल हमारा आएगा वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया के साथ साथ 2-3 अपक्रियाएं और देखेंगे, क्योंकि लेक्चर को भी ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, जल्दी जल्दी चैप्टर को ख़त्म करना है। तो कल हमारा आएगा वियोजन अपक्रिया, उसके बाद आगे धीरे धीरे करके हम लोग ख़त्म करेंगे। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको हमारा पढ़ाना समझ में आता हो, हमारा मेहनत सही लगता हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आपका परिवार बड़ा होता जाए। और जैसे जैसे परिवार बड़ा होगा, हम आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें करते रहेंगे। तो आप लोग क्या करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ और धीरे धीरे अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।